चलिए बेटा, let's start with the next topic, that is power. Okay, power means what? The rate at which work is performed is called as power. The rate at which work is performed is called as power. कि आप कोई भी काम कितनी तेज़ी से कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं पावर, है ना। अब फॉर एग्जांपल, अब हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल जिम में जा रहे हैं, है ना। मैंने बोला 7 को, ये ले 7, ये जो वेट है इसको तकरीबन 1 मीटर तक ऊपर उठाना है, ठीक है। अब 7 ने वेट उठाया 1 मीटर तक, ओके। हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में वो 10 बार ऊपर नीचे कर रहा है। वहीं बाद में बाजू में अहमद भी खड़ा हुआ था, अहमद रज़ा, है ना। उसने वही वो वेट उठाया और वही 1 मिनट के अंदर वो जो कहा जाएगा वो वेट को उठा रहा है एकदम तेज़ी से, ऊपर नीचे तेज़ी से कर रहा है। दोनों का वर्क डन सेम है, दोनों का वर्क डन कैसा है, सेम है। देखो दोनों भी 1 मीटर ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, जो भी हो 0.25 मीटर्स, जो भी ऊपर उठा रहे हैं दोनों भी 0.5 मीटर 0.25 मीटर जो भी होगा। तो अब जब ये ऊपर उठा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों की कैसी हो रही है, सेम हो रही है। तो दोनों भी वर्क डन कैसा कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। बट एक का वर्क डन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है ना, कम वक्त में ज़्यादा वर्क हो रहा है ना। एक मतलब जैसे 1 मिनट में उसने कितना उठाया था, 10 बार, इसने मान लो 50 बार उठा लिया अहमद ने, तो 1 मिनट में 50 बार उठा दिया इसने। तो भाई उसी 1 मिनट के अंदर उसे 50 बार कर दिया, मतलब भाई 1 मिनट के अंदर 50 बार वर्क डन कर डाला उसने। तो भाई इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क कैसा है, ज़्यादा है, तो उसका पावर कैसा है, ज़्यादा है। तो वही होता है कि हम टाइम से कंपेयर करके देखते हैं कि कितना वर्क इसने किया है, उसको हम लोग कहते हैं पावर। पावर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 तरह के पावर कैलकुलेट करते हैं, एक होता है एवरेज पावर और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एवरेज पावर बहुत आसान। एवरेज पावर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला है W/T या फिर डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, यार ये डेल्टा W और डेल्टा टी मतलब W ये क्या अलग अलग चीज़ है क्या? नहीं बेटा, सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर यहाँ पर उठाते हो, T = 0, T = 1, T = 2, करते T = 10 सेकेंड्स। थोड़ा सा और नीचे आता हूँ मैं, T = 9 सेकेंड्स। ओके, देखो एकदम शुरुआत से यहाँ से है ना, एकदम शुरुआत से यहाँ हाइट भी क्या थी, 0 थी। करते गए आप, और यहाँ हाइट मान लो 20 मीटर कुछ भी ऐसा सर्टेन अमाउंट यहाँ पर है। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्क करना तो आप लेते हैं W/T। आप क्या लेते हैं? W/T। अब अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू यहाँ से हुआ था, इस ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू यहाँ से हुआ था, मगर मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में ज़रा बताओ कितना वर्क डन हुआ है। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के वर्क डन को मैं बोलता हूँ डेल्टा W, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के टाइम को लेकर मैं बोलता हूँ डेल्टा T। तो इसी कारण से फिर पावर क्या बन जाता है, डेल्टा W/डेल्टा T। आई क्या बात समझ में? आई बात समझ में आपको? तो इसी कारण से पावर जो बना वो क्या बना, डेल्टा W/डेल्टा T। ओके, अब यहाँ क्या बना पावर, सिर्फ W/T बना। ओके, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तुमको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आने वाला कि भैया बताओ तुम डेल्टा, कहीं गलती से डेल्टा इस्तेमाल कर रहे हो तो गलत हो जा रहा है कि नहीं, इतना नहीं आ रहा। बस तुम्हारे दिमाग में जो फितूर आएगा कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उस चीज़ को बताने के लिए बता दिया। अगर एक आध जर्नी के बीच में से आप स्टडी करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, और जर्नी की शुरुआत से लेकर जर्नी के आखिर तक अगर आप लेते हैं तो सिर्फ W का इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो ये तो था
एवरेज पावर कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, फिर मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर, भाई मेरे को तो ऐसा लगता है ना, नाम ही काफ़ी है ना। वर्ड इंस्टेंटेनियस आते सी दिमाग में घंटी बज गई होंगी। क्या डेरिवेटिव, वेरी गुड, अच्छा जा रहे हैं आप लोग। फिर इंस्टेंटेनियस पावर आते सी पता चल गया होगा डेरिवेटिव, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, जहाँ पर वर्क डन जो है वो रहेगा फंक्शन ऑफ टाइम, जहाँ वर्क जो रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, चलो मान लिया। अब देखो यहाँ पे ऐसा है, वर्क डन जो होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होता है। वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो देयरफॉर अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, डी बाई डी टी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं मान के चलूँ कि फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वेक्टर एफ बाहर आ जाएगा, डी वेक्टर एस अपॉन डी टी हो जाएगा। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या बन के हो जाएगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर टी। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर का ये एक और फॉर्मूला आया, और ये ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत बार इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी। इंस्टेंटेनियस पावर, किसी इंस्टेंट पे, किसी पोजीशन पे अगर आपको किसी चीज़ का पावर कैलकुलेट करना हो तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपको इंस्टेंटेनियस पावर देता है। तो एक मिनट को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से, सॉरी 2 से मैं ये भी कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन ऑल्सो स्टेट दैट इंस्टेंटेनियस पावर, या जस्ट पावर बोल दो यार, नहीं इंस्टेंटेनियस से जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। कोई बताएगा कैसे? हाँ बोलो, वेरी गुड, स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली with the help of work versus, sorry, with the help of slope of work versus time graph. Time graph, graphically with the help of slope of work versus time graph. Similarly, from 2 dW is equals to instantaneous power into dt. देखो छोटे से टाइम dt में वर्क डन dW कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर इंटू dt। देयरफॉर डेल्टा W यानी एक लार्ज वर्क डन, वो क्या रहेगा, dW का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ पावर इंटू dt इन द लिमिट ऑफ t1 टू t2 वेयर p इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जहाँ पर पावर जो रहेगा फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। आई बात समझ में आपको? और वंस अगेन मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे वर्क डन ग्राफिकली कैलकुलेट करना, वर्क डन है, पिछली बार पावर कैलकुलेट किए थे ग्राफिकली, इस बार अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है ग्राफिकली, तो अब मुझे बताइए मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। एरिया अंडर द कर्व ऑफ पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा हेंस वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड graphically by taking
एरिया अंडर द कर्व ऑफ, क्या बताए थे आपने, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। आया समझ में? ठीक है। अच्छा देखो, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? एक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये एक होता है, और एक होता है जूल पर सेकेंड, और एक होता है वैट। ठीक है, ये पावर का क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। फिर उसके बाद अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होते हैं पावर के, जैसे कि देखो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट, और 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वैट। और बाद में तो 1 किलो वैट, तो भाई किलो नाम आते से ही आपको पता चल गया होगा, 10⁻3 आएगा उसमें। हॉर्स पावर घोड़े के उस पर आपको क्यों मालूम है, इसका रीज़न क्या है? पहले एक बोरवेल, मतलब कहीं तो माइंड में कुछ चीज़ बाहर निकालने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे, क्रेन, घोड़ा सब खींचता था और वो उस चीज़ को निकालता था। फिर बाद में जैसा कि कुछ ऐसा यूनिट डिफाइन किया गया कि एक मशीन आई, वो 1 घंटे में कितने घोड़े का काम कर रही है, कितने घोड़ों के बराबर का काम कर ले रही है, कि कितना मतलब कितने घोड़े लगेंगे उसको बाहर निकालने के लिए। ऑन दैट बेसिस वो यूनिट डिफाइन किया हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। रिमेंबर दैट, लिख लो ये सब फटाफट। लेफ्ट साइड का हो चुका होगा आप सभी का। A car of mass 2000 kilogram is lifted up a distance of 30 meters by a crane in 1 minute. First stop. What is the power applied by the crane? क्रेन ने कितना पावर अप्लाई किया? तो एक कार है जिसका मास है 2000 किलोग्राम। एक कार है जिसका मास है 2000 किलोग्राम, उसको ऊपर उठाया गया एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर्स। कितनी देर में? 1 मिनट में।
यानी कि 60 सेकेंड में। तो पावर कितना होगा पूछा गया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भैया? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। ऊपर उठाने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो वो हो जाएगा फिर कितना आपका mgh अपॉन टी। देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू मास, जैसे कि हमने कहा 2000 है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 30 है, और टाइम कितना बोला आपने? 60 है। तो देखो भैया 30 1 ज़ा 30 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1000, 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 वैट, 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 वैट, यानी कि 10 किलो वैट। 10 किलो वैट इज़ द पावर। एकदम बेसिक वाला जो क्वेश्चन कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब मैंने इसमें देखो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं किया है। जनरली जब आप ऊपर लेके जाते हैं, है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है? -mgh होता है। अगर कहीं पावर माइनस में आता है मतलब पावर डिसिपेट हुआ है, पावर यूज़ में आया है। और अगर मान लो पावर कहीं पॉजिटिव में आता है तो सामने वाले सिस्टम ने पावर एब्जॉर्ब किया है, यानी कंज्यूम किया है। तो ये चीज़ों में फ़र्क जानिएगा। इतना डिटेल में तो नहीं आता, बट ठीक है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ वाटरफॉल, water is falling at the rate of 100 kilogram per second on the blades of turbine. Full stop. If the height of fall is 100 meters, then the power delivered to the turbine is, first option 100 kilowatt, second option 10 kilowatt, 1 kilowatt, 1000 kilowatt। क्या हो सकता है? हर एक सेकंड में जो है 100 किलोग्राम का मास पानी का नीचे गिर रहा है। अब देखो यूनिट पे से ही पता चलता है कि ये असल में क्या है, मास नहीं है, ये क्या है, मास पर यूनिट टाइम है, m/t है। ओके, तो ये असल में मास पर यूनिट टाइम है। तो m/t इज 100 किलोग्राम पर सेकेंड।
हाइट ऑफ द फॉल इज 100 मीटर्स। तो पावर डिलीवर्ड पूछा गया है, वो आएगा mgh अपॉन टी। देखो m अपॉन टी कितना है, 100 है, और g कितना है, 10 है, h कितना है, 100 है। कोई भी, जैसा कि अगर मैं कहूँ ये 100 अगर मैं रखूँ और ये 3 0, 10 का पावर 3, यानी कि क्या हो जाएगा वो 100 किलोवाट। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये, फर्स्ट ऑप्शन। Particle moves with velocity vector v equals to 5i cap minus 3j cap plus 6k cap meter per second under the influence of constant force, under the influence of constant force, vector F equals to 10 I cap plus 20 j cap, not 20, 10 j cap plus 20 k cap Newton. Full stop. The instantaneous power applied to the particle is, first option 200 joule per second, second option 40 joule per second, third option 140 joule per second, and the last option 170 joule per second. Which one beta? Third? That's correct. तो जैसा कि हम देख सकते हैं मेरे पास ये फोर्स है और ये वेलोसिटी। मुझसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस पावर विल बी व्हाट विच विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 120। ऑफ कोर्स फिर ये हो जाएगा 140 जूल पर सेकेंड। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर। Next, okay. Next example,
2 men with weights in the ratio 5:3 runs up a staircase in time in the ratio 5:3. Sorry, 11:9. First stop. The ratio of power of first to that of second is, first option 15/11, second 11/15, 11/9, 9/11. दो आदमी हैं, उनका वेट का रेशियो जो है, मतलब mg का जो रेशियो है 5:3 है, और विच रन्स अप अ स्टेयर केस इन टाइम द रेशियो 11:9. ठीक है, तो द रेशियो ऑफ पावर ऑफ द फर्स्ट टू दैट ऑफ द सेकंड विल बी, मान लो ये स्टेयर केस है ना. अब आप मान लो ये स्टेयर, कुछ पता नहीं कितने नंबर ऑफ स्टेयर केस है, अपने को कुछ आइडिया नहीं, मगर मान लो कि ओवरऑल जो हाइट है वो h है. पहले एक आदमी भागते हुए गया ऊपर, फिर दूसरा आदमी भागते हुए ऊपर गया. दोनों किस चीज़ में फ़र्क है? उनके वेट में फ़र्क है. तो आदमी को करना क्या, वर्क क्या कर रहा है, वो किस चीज़ सामान को ऊपर लेके जा रहा है, खुद के वज़न को ऊपर उठा के लेके जा रहा है ना. तो अब जब वो स्टेयरकेस पे जाता है चलते हुए, हाइट h तक जाएगा, तो रेशियो ऑफ पावर क्या रहेगा? हाँ बेटा, कौन सा एक, करेक्ट वन. तो मैं कहूँगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि वर्क डन कितना होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि mgh अपॉन टाइम. इसमें mg क्या हुआ? वेट के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ W1 इंटू h अपॉन टाइम. अरे जान दे रे बाप, वेट को क्या लिखो रे, स्मॉल w लिख देता हूँ. ठीक, ओके. तो P1 अपॉन रेशियो ऑफ क्या पूछा उसने? पावर. तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन T1. अच्छा, W1 अपॉन W2 कितना है? वेट का रेशियो 5:3, और ये कितना है? 9:11. 11:9 है ना. T1 अपॉन T2 11:9 है, तो T2 अपॉन T1 क्या होगा? 9:11. तो वो 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा 15, यानी कि 15/11. फर्स्ट ऑप्शन. Next, a force applied by an engine of a train of mass 2.05 into 10 raised to power 6 kilogram
changes its velocity from 5 meter per second to 25 meter per second in 5 minutes. The power of engine is, the power of engine is, इंजन का पावर क्या होगा पता लगेगा. नो ऑप्शन, टेक इट एज न्यूमेरिकल. तो क्या दिया हुआ है आपके पास? मास दिया हुआ है 2.05 इंटू 10⁻6 किलोग्राम. इनिशियल स्पीड दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड. फाइनल स्पीड दी गई है 25 मीटर पर सेकेंड. टाइम दिया गया है 5 मिनट. 5 इंटू 60 है ना, यानी कि 5 6 कितना होता है 30, 300 सेकेंड्स. आई थिंक शायद से 5 इंटू 60 डालने में ज़्यादा फायदा रहेगा. खैर छोड़ो. अब आपसे पावर पूछा गया. अब पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. जब से मैं एमजीएच लगा रहा था वर्क डन की जगह, मगर वर्क के तो कई फार्मूले है ना. अब आप सोचो इसमें से क्या फार्मूला लग सकता है. एनी आइडिया? वर्क का पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है ना. टाइम दिया हुआ है, वर्क कैसे निकालूं? हाँ अब्दुल्ला, साथ काइनेटिक एनर्जी समझा नहीं. काइनेटिक एनर्जी क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो दूसरे का क्या करेंगे? आरओ का चाहिए चुल्लू भर पानी? हाँ बिल्कुल भी नहीं. उससे वर्क कहाँ निकल रहा? अच्छा चलो एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकालेगा? वर्क डन चाहिए ना. क्या लगता है भाई? मोमेंटम क्यों भाई? वर्क के फॉर्मूले में या मोमेंटम कब आया? क्या अब्दुल रज़ाक जब से स्माइला दे रहा तू? क्या है मसला तेरा? हाँ क्या लगता है क्या करना चाहिए? और कुछ पढ़े नहीं क्या इस चैप्टर में? तुमने याद करो क्या क्या पढ़े तुमने चैप्टर में. उसमें से कुछ है पावर चाहिए. पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका? वर्क डन अपॉन टाइम. कभी भी ना पेपर में लिख कर करना. टाइम अपने पास है, इश्यू आ रहा वर्क की वैल्यू मैं कैसे डालूंगा. इंटीग्रेशन वहाँ कौन वेरिएबल रहा तो होता. कहाँ इक्वेशन दिख रही है? देखो वहाँ पे. फिर याद करो तुमने चैप्टर में क्या क्या पढ़े. रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है. नो आइडिया? अरे रे चलो चैप्टर्स गिनाओ, टॉपिक गिनाओ मुझको. क्या क्या पढ़े? सबसे पहला टॉपिक क्या था? सबसे पहला टॉपिक क्या था? अरे देख कर ही बोलो लगे तो. वर्क. दूसरा एनर्जी. फिर तीसरा वर्क एनर्जी थ्योरम. चौथा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अभी पांचवा क्या चल रहा? पावर. कुछ हिंट नहीं आया अभी भी? हाँ अरे मेरे भाई वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े नहीं क्या तुमने? वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस एनी काइंड ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब तुम सिंपल ये वर्क डन के जगह हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम. अरे वो भी वर्क ही है ना.
अरे कोई भी फोर्स चलता ना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई भी फोर्स के कारण वर्क चलता ना। अब तुमने पोटेंशियल एनर्जी का पढ़े भैया, ये वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस डेल्टा यू, है ना। अब मैं कहूँगा ठीक है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम सारे फोर्स, तू कोई भी फोर्स ला लेना भाई, इट इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तुम्हारे पास दो वेलोसिटी दी गई है, तुम्हारे पास दो वेलोसिटी है कि नहीं है, इनिशियल और फाइनल है कि नहीं है, अरे हाँ या ना बोलो। मास है कि नहीं है ना, तो मास भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। अब करो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ फिर, है ना। तो वर्क की जगह आप ये लिख सकते V2²। मैं तो बोला भाई 1000 बार बोला कि एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता। फिर तो हाफ ऑफ m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ m क्या है 2.05 इंटू 10⁻⁶। V2 क्या है, V2 25 का स्क्वायर क्या होता 625, और 625 मल्टीप्लाई बाय 25, सॉरी माइनस 25, तो 625 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 300। देखो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2.05 इंटू 10⁻⁶, ये 600 अपॉन 300। देखो भैया 1 जा 2 जा, ये 2 और ये 2 कट गया, 2.05 इंटू 10⁻⁶ वैट, 2.05 मेगावाट, 2.05 इंटू 10⁻⁶ मेगावाट।